ओके सो वेलकम बैक टू जीओसी। और आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कतई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक स्ट्रेंथ को करेंगे, आज के लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ को करेंगे। ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? सो ब्रेस योर सेल्फ। एक एक चीज को हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, धूम मचा देंगे, राइट? पेन पेपर लेके बैठो शांति से और शांति से वीडियो देखो और शांति से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है खुद से भी, ठीक? चलो तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग काम पे आते हैं सीधा सीधा एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिड के बारे में तुम लोग बचपन से जानते आ रहे हो, राइट? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जो एक्वस सोल्यूशन में H+ प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। जो H+ प्रोड्यूस करता है वो एसिड है। प्रोटोन डोनर्स आर एसिड, राइट? ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोटोन डोनर्स जो है वो एसिड कहलाता है। कोई भी एसिड है, मान लो ये कोई Ha है, ये टूटा, मान लो ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी है, ये टूटा H+ और A- हो गया, ठीक है? तो एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। तो ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। तो सिंपल सा बात है भाई, H+ आसानी से कौन देगा? जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो। भाई तुम H+ देने के बाद जो बन रहे हो वो तुम बनना चाहोगे तभी तो बनोगे, और जितनी आसानी से बनना चाहोगे उतनी आसानी से वो H+ देगा। तो सिंपल सा बात है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस विल डायरेक्टली डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा भाई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अब साधारण सी बात है कि कैसे डिसाइड करें भाई कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को। तुम सिंपल सा बात देखो, H+ लूज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उस पर चार्ज कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच है। इस इलेक्ट्रॉन रिच को अगर मुझे स्टेबलाइज करना हो तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा या इलेक्ट्रॉन खींचूंगा? भाई खींचूंगा। जो खींचने, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को हमने कैसे डिसाइड किया था? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जितना भी था वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप उसके स्टेबिलिटी को घटा रहा था। सिंपल है, उसी चीज को अप्लाई करना है। तो सिंपली क्या बोलेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, -M इफेक्ट या -H इफेक्ट। जो भी खींचने वाला होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट, +M इफेक्ट एंड +H इफेक्ट। और जो भी देने वाला होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। सिंपल। इसी फंडा पे सारे क्वेश्चंस होंगे। कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट एडिशनल चीजें हैं जो मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है? तो ये बेसिक सा चीज है, इसको आप जल्दी से छाप ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में देखूं, मान लो हमारे पास है CH3 CH2OH और दूसरा है CH3 CH2OH। मुझे इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है, ये प्रोपाइल अल्कोहल है। इसमें अगर तुम देखो तो यहां से H+ निकलेगा, O पे माइनस आएगा, तो इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इथाइल। और इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? प्रोपाइल। किसका +I ज्यादा है? प्रोपाइल का। किसका कम है? इथाइल का। तो भाई जितना ज्यादा +I लगाओगे उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। सिंपल। तो भाई ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। सिंपल रीजन है, +I एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। अगर मान लो कि मैं ऐसा करता हूं CH2OH और मैंने यहां लगा दिया फ्लोरीन, दूसरे में CH2, यहां Cl लगा दिया OH, तीसरे में CH2Br लगा दिया, चौथे में CH2I लगा दिया और पांचवे में CH2NO2 लगा दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सिंपल बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस क्या होगा? लिखो अपने नोट। एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस क्या होगा? भाई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, NO2 है।
सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग कौन है, सबसे तगड़ा कौन खींचेगा, पांचवा NO2, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया 5। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कौन आता है, फ्लोरीन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये सीक्वेंस आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुमको इंडक्टिव इफेक्ट का जो भी ऑर्डर था, सीक्वेंस था, अगर तुमको वो याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। बात समझ आया, आ गया होगा। अब देखो फिनॉल का अल्कोहल से अगर मैं कंपैरिजन करूं कि भाई अल्कोहल में और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, सिंपल सा बात है यार। अगर तुम अल्कोहल को देखो, मान लो मेरे पास कोई भी अल्कोहल है, एक जनरल ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल, इसको अगर तुम तोड़ते हो तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 OP- प्लस H प्लस। क्या ये नेगेटिव चार्ज किसी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, नहीं। दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट अंडरगोइंग एनी रेजोनेंस, इज नॉट अंडरगोइंग एनी रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला कोई है ही नहीं, राइट। ये अल्कोहल की कहानी है। फिनॉल में क्या होगा, अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल जब अपना H प्लस लूज करेगा तो वो फिनॉक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड OP- और साथ में H प्लस। अब सिंपल सा बात है भाई, ये नेगेटिव चार्ज तो पूरे रिंग में डिलोकलाइज करेगा, रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। सो हियर phenoxide ion is stabilized by resonance, right? So negative charge is stabilized by resonance। अब बेटा अगर इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये भी कॉन्जुगेट बेस है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, तो सिंपल सा बात है कौन ज्यादा एसिडिक होगा, फिनॉल, राइट। सो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सिंपल, सिंपल है, गालों पे बनता है डिंपल एंड दिस इज वेरी सिंपल, राइट। छाप लो। तो ये तो कंपैरिजन हो गया अल्कोहल और फिनॉल का। अब देखो कि अगर मान लो फिनॉल में मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, फिनॉल के अंदर मैं कुछ कुछ लगा दूं और फिर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करूं, तो अब सिंपल जो चीज हमने पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, उस सब का यहाँ पे एप्लीकेशन होने वाला है। मान लिया जाए कि हमारे सामने है फिनॉल और मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3, ये ऑर्थो है, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। दूसरा ले लेते हैं मेटा वाला और तीसरा ले लेते हैं पैरा वाला, ठीक। अब बेटा एक बात बता, इन तीनों को, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इन तीनों को मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि भाई इफेक्ट कौन कौन सा लग रहा है। CH3 कैसा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई लगाता है, माइनस आई लगाता है, आंसर है प्लस आई लगाता है। यहाँ पे भी प्लस आई लगा रहा है, यहाँ भी प्लस आई लगा रहा है, लेकिन अपने को पता है कि प्लस आई जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। प्लस कैसा है, प्लस आई कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा उसका इफेक्ट कम होगा, तो यहाँ प्लस आई ज्यादा लग रहा है और यहाँ प्लस आई बहुत कम लग रहा है, यहाँ प्लस आई थोड़ा कम लग रहा है, यहाँ थोड़ा ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे क्या, ऑर्थो में डिस्टेंस क्या है, पास है। अब तुम याद करो CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन रिंग में होता था, याद है, ऑर्थो और पैरा पे लगता था, कहां पे, ऑर्थो पैरा, मतलब पहले में और तीसरे में तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन देगा, याद आ रहा है, एक के लिए 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो 3 के लिए 9 टॉल्वीन का, मिथाइल बेंजीन का, तो यहाँ तो हाइपर ऑर्थो है, यहाँ माइनस लाएगा, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस का गिर जाएगा, बतवा समझे। और हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ऑर्थो पे लगेगा उतना ही पैरा पे लगेगा, क्या मेटा पे लगेगा, बिल्कुल नहीं, मेटा पे कोई चार्ज आता ही नहीं है, तो मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्लस H लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और यहाँ पे भी प्लस H लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है, बट मेटा पे कोई प्लस H नहीं लग रहा है। तो सिंपल सा बात है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, पहला वाला, क्योंकि उसमें प्लस आई तीसरे से ज्यादा है, उसके बाद तीसरा वाला, और सबसे कम कौन डोनेट कर रहा है, दूसरा। तो जो जितना कम डोनेट करेगा वो उतना अच्छा एसिड कहलाएगा, राइट।
तो बेटा सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। सबसे कम एसिडिक 1, सबसे ज्यादा एसिडिक 2, क्योंकि सबसे कम डोनेट कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो सेकेंड वाला है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? तरीका यही है, ऐसे ही अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये तुम्हारा फिनॉल है और यहां पे मैंने लगा दिया कोई भी पकड़ लो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला है, राइट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला मान लो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड पकड़ लिया, CHO, या NO2 पकड़ लो। चलो सीधा सीधा NO2 पे आते हैं। NO2 पकड़ लो, OH NO2, OH NO2। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब ये चुम्बेश्वरी क्वेश्चन है। इतना बार पूछा जा चुका है, इतना बार पूछा जा चुका है कि घिस चुका है, फिर भी कम नहीं हो रहा है, फिर भी पूछा जाता है, राइट। तो अब समझोगे तो समझ में आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे समझो, क्या क्या चल रहा है। पहले नॉर्मल सिंपल दिमाग लगाते हैं, सिंपल दिमाग लगा के कि एक सिंपल इंसान, एक नॉर्मल बच्चा जिसको कुछ नहीं पता है, वो क्या सोचेगा। वो ये सोचेगा कि NO2 का -M लगता है। क्या लगता है? -M। तो यहाँ पे -M लग रहा है क्योंकि ऑर्थो पे है। ये मेटा पे है, -M नहीं लग रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है ना। पता है ना, NO2 रेजोनेंस बाहर कराता है, रेजोनेंस बाहर कराएगा तो -M, ठीक है। और यहाँ पे भी -M लग रहा है। अच्छा, -M दोनों जगह सेम स्ट्रेंथ का लग रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब क्या यहाँ -I लग रहा है NO2 का? बहुत स्ट्रॉन्ग -I लग रहा है, पास में है तो -I स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ भी -I लग रहा है और यहाँ भी -I लग रहा है। यहाँ -I ज्यादा है, यहाँ कम है, और यहाँ और कम है। अब सबसे स्ट्रॉन्ग कौन खींच रहा है? तो आंसर है पहला, पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा। तो सिंपल आंसर क्या होना चाहिए था? 1 3 2 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। बोलो क्यों? क्यों नहीं है? जब मैं बोलूं बोलो क्यों, तो अपने मन में क्यों जरूर बोलना, समझ रहे हो। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन वाला प्रेजेंस लेने का कोशिश किया करो, ठीक। जैसे मैं बोलूं क्यों, तो अपने मन में सवाल पूछो क्यों, ठीक, तब फिर तुमको आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, अगर आप देख रहे हो, यहाँ हो रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ सही पकड़े हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे। यहाँ क्या हो रहा है बेटा? यहाँ हो रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रहा है, और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ता है। यहाँ पे चेलेशन होता है, याद होगा चेलेशन, रिंग का फॉर्मेशन। जब ओपन स्ट्रक्चर रिंग में बदल जाए तो उसको चेलेशन बोलते हैं। यहाँ पे चेलेशन हो रहा है, उसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी। स्टेबिलिटी बढ़ी तो हाइड्रोजन को बांध लिया, हाइड्रोजन को बांध लिया तो उसको निकलने नहीं दे रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। समझ रहे हो? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन को पकड़ लिया है, वो बेचारा निकलना चाह रहा है, लेकिन बोल रहा है कि जा कहां रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा है, वो ज्यादा स्टेबल है, निकलना नहीं चाह रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, राइट। अब समझो यहां पे, तो इस अब सबको कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रांग खींचने वाला कौन हो गया? अब तो तीसरा हो गया, क्योंकि ये तो था लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। बट ये समझो कि ये इतना भी गरीब नहीं हुआ है कि इससे भी हालत खराब हो जाए, क्योंकि यहाँ पे -M लग रहा है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, राइट। तो इससे स्थिति इसका खराब नहीं हुआ है, बट इससे इसका स्थिति खराब हो गया है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, याद रखना 312, इसमें 312 होता है। और जब भी ये क्वेश्चन दिखे, और मुझे पता है जब अगली बार क्वेश्चन देखोगे 3-4 महीने बाद, अभी तुम करोगे मॉड्यूल लगाओगे, बुक्स करोगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट जब तुम 4-5 महीने बाद करोगे फिर तुम गलती करोगे, क्योंकि तुम भूल जाओगे। भूलो मत, भूलना नहीं है, राइट। जो भी चीज भूलने लगो बार बार रिवाइज करो। कोई भी चीज तुम्हारे रेयर ब्रेन में चला जाता है उसको खींच के लाओ फोर ब्रेन में, ठीक। देखो होता क्या, पढ़ने का सिंपल सा बात है यार, जब तुम पढ़ाई करते हो ना तो तुमको 100% उसके अंदर डूबना होगा। अब वो तुम डूबोगे कैसे? अब मान लो तुम जा रहे हो, चल रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं पे भी हो, तो तुम्हारे दिमाग में चीजें चलती रहनी चाहिए। क्या करो, रिवीजन कैसे करोगे?
जैसे तुम किसी चीज को कल पढ़े, किसी चैप्टर को तुमने कल रिवाइज किया, पढ़ा, तो तुम ट्रेन में क्या करना, उस चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक दिमाग में सोचना, दिमाग में शुरू से लेकर लास्ट तक सोचना। जैसे आइसोमेरिज्म है तो शुरू से स्ट्रक्चरल से लेकर स्टीरियो आइसोमेरिज्म तक क्या क्या चीजें हैं वो दिमाग में सोचना, कैसे कैसे करते थे, क्या क्या चीजें हैं, ड्रॉप डाउन में ऐसे करके सोचना। जब तुम सोचोगे, अगर तुमको सब कुछ याद है तो बहुत अच्छी बात है, 10-15 मिनट में हर चीज रिवाइज हो जाएगा। और अगर मान लो कुछ फंस रहा है, कोई चीज याद नहीं आ रहा है, तो घर जैसे ही पहुंचे सबसे पहले नोट्स पलटे और उस चीज को देखे। घर पहुंचते ही खाने वाने से पहले नोट्स पलटे, उसको देखे, उसके बाद खाना वाना खाने के लिए जाएंगे। अब देख कितना स्मार्ट तरीका है ये तुम्हारा रिवीजन करने का, बहुत ही स्मार्ट तरीका है, राइट। तो इसको तुम हमें अपने जीवन में इस चीज को उतार लो, राइट। चलते हैं, रोड पे चल रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ, तो ऐसा पढ़ाई करोगे, इस लेवल पे जाओगे तो जाके आईआईटी और नीट निकलने वाला है। क्योंकि 4 घंटा पढूं सर की 5 घंटे पढूं, इससे नहीं चलेगा काम। जान झोंको, अपना जान झोंकोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, मजाक थोड़ी है, राइट। नीट में 23 लाख 24 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, जेई में 14 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। तुम अपने आप को भाग्यशाली मत समझो, बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, इसमें बने रहने के लिए, रेस में बने रहने के लिए डेली दौड़ना पड़ेगा तुमको, राइट। तो स्टे फोकस्ड एंड डू व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। तो याद रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज छाप ले। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन फॉर नाइट्रोफिनॉल्स, ये तो बता ही दिया मैंने, देखो अलग से टॉपिक मैंने लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोफिनॉल्स ये मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन फॉर क्लोरोफिनॉल्स, अगर मैं क्लोरीन लगा दूं फिनॉल में ऑर्थो मेटा पैरा पे तो क्या होगा। मान लो यहां मैंने OH, कोई भी हैलोजन लगा सकते हैं, क्लोरीन ही क्या, मतलब कोई भी हैलोजन लगाओ, रिजल्ट सेम ही आएगा, मेटा पैरा। अब समझो, यहां देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये लगा तो रहा है +M और -I, यहां कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ -I लग रहा है, यहां पे +M लग रहा है और -I लग रहा है। अब सामान्यतः जनरली कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। तो आंख बंद करके तुम बोलोगे, नींद में भी रहोगे तो बोलोगे सर मेसोमेरिक इफेक्ट। ज्यादा डोमिनेटिंग जनरली कौन होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, बट इन केस ऑफ हैलोजेंस इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट। ये एक एक्सेप्शनल केस है हैलोजेंस के केस में। फॉर हैलोजेंस इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट। फॉर हैलोजेंस I effect dominates over मेसोमेरिक इफेक्ट +M इफेक्ट। और इसी वजह से जब एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ -I से डिसाइड करोगे, कोई +M लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ -I, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग यहाँ पे। और इसी वजह से जितना पास इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सिंपल आंसर होगा 1 2 3। चाहे ये क्लोरीन हो, चाहे ये ब्रोमीन हो, चाहे ये आयोडीन हो, कोई भी हेलोजन रहेगा, सेम फंडा लगाना है, इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट से ही डिसाइड होगा, राइट। ओके, आगे देखते हैं। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड एसिटिक एसिड, ठीक है भाई। फिनॉल है, फिनॉल अपना H+ लूज करेगा, -H+, तो ये क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड बनाएगा। क्या बनाया, फिनॉक्साइड बनाया। अब अगर तुम इसका रेजोनेंस करोगे तो इसमें ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हम लोग इसका पहले रेजोनेंस वगैरह कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार फिर से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से, समय ज्यादा नहीं लगाते हुए कोशिश कर रहा हूं मैं कि जल्दी जल्दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं। तो बेटा अगला माइनस यहाँ पे आया, डबल 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 बॉन्ड O, फिर इसको घुमाया, अगला माइनस फिर से ऑर्थो वाले पे आया, डबल बॉन्ड O, यहाँ माइनस आ गया, डबल डबल, और फिर इसको घुमाया तो वापस से जैसा था वैसा ही बन जाएगा, और ये बनेगा O पे माइनस डबल डबल डबल। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4
5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एसिटिक एसिड को देखो। अब एसिटिक एसिड को देखो, अगर मैं एसिटिक एसिड को देखूं तो ये जब अपना H+ लूज करेगा तो ये बनाएगा एसीटेट आयन। क्या बनाया बेटा? एसीटेट आयन O-। अब इसका रेजोनेंस करो। इसका जब तुम रेजोनेंस किए तो तुमने पाया कि सर इसमें तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 और 2। एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट फिनॉक्साइड आयन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तुम्हारा सीधा दिमाग कहेगा कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, बट यहां पे कैच क्या है? फिनॉल के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, बट एसीटेट आयन में 2 स्ट्रक्चर है और दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये दोनों कैसा है बेटा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसा है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चूंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इससे। क्यों? क्योंकि ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये देखो ये सब आपस में सेम नहीं है, अलग अलग है। तो ऑल्दो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, बट वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? एसिटिक एसिड। फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। छाप लो। क्लियर? एसिटिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। चलो आगे चलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका? भाई जो हाइड्रोजन निकलने वाला हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक है। देखो क्यों? क्योंकि ये हटेगा तो इस पे आएगा माइनस। अगर मैं इसको हटाऊंगा, इस हाइड्रोजन को अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और H+ निकल जाएगा। ये जो माइनस है ये दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। और इसका ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अब जब मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ जो माइनस आएगा वो 3 जगह पे रेजोनेंस है, इधर ऊपर नीचे 3 जगह पे रेजोनेंस है। सो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर, और इसके अंदर लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें कम रेजोनेंस है। इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, इसी वजह से ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। Do I make myself clear to all of you? This conjugate base is more stable than this conjugate base, right? Okay. यहां देखते हैं, फिनॉल है, यहां साइनाइड है, यहां OCH3 है। अब देखो साइनाइड का क्या होता है? -I। OCH3 का क्या होता है? -I। लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि -I कोई ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। असली कौन डालेगा? साइनाइड का होता है -M, और OCH3 में लोन पेयर है, अंदर रेजोनेंस करेगा +M। अब एक -M से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एक +M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। खींचने वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सिंपल बात है, पहला वाला ज्यादा एसिडिक होगा दूसरे वाले के कंपैरिजन में। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? देख सिंपल चीज है, जो चीज पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है, राइट? इसको छाप लो। जो चीज पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है, कुछ ऐसा नया चीज नहीं है, राइट? इसको देख, अगला क्वेश्चन देख। ये देखो, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन को हटा दूं तो यहां माइनस आएगा। सर ये तो एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया? एरोमेटिक। पहले ये नॉन एरोमेटिक था, अभी ये नॉन एरोमेटिक है, बट जैसे ही H निकलेगा तो इस पर माइनस आएगा। माइनस आएगा तो ये एरोमेटिक हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहां से H निकालूं, अगर मैं H निकालूं तो ये माइनस होगा, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ 6 पाई था, ये कैसा आ गया? एंटी एरोमेटिक आ गया। कैसा आ गया? एंटी एरोमेटिक आ गया। तो एकदम कम स्टेबल हो गया, ये बहुत स्टेबल हो गया। कौन ज्यादा एसिडिक है? पहला वाला। अब एरोमेटिसिटी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसी का एप्लीकेशन है, दोनों मॉलिक्यूल देखा था हमने, राइट? कुछ नहीं है, जो पढ़े हो उसी को अप्लाई करना है, बस अच्छे से पढ़ाई करो चीजों को। आगे देखो, रैंक द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी।
इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। सुनो, पहली बात कि अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखे ना, उसको सबसे पहले हटाने का कोशिश करो, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज आए। अगर तुम पॉजिटिव डाल दिए हो तो मतलब वो छटपटा रहा होगा, दर्द में होगा बेचारा, तो चाहेगा जल्दी से H को भगाना। अब यहाँ इस H प्लस को एक्सेप्ट किया था, इसी वजह से ऑक्सीजन तो पॉजिटिव है। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म। अब ज्यादा कष्ट में कौन है इसमें? ज्यादा कष्ट में ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ज्यादा आसानी से अपना हाइड्रोजन देगा, H प्लस देगा, राइट। तो 1 और 4 में ज्यादा एसिडिक कौन है? 1 है, और 4 उसके कंपैरिजन में कम है, बट बाकी दोनों से तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा कौन आ गया बेटा? 1 फिर 4। अब इन दोनों को अब आपस में कंपेयर करो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा आसानी से H प्लस लूज करेगा, राइट। तो 3 के बाद ये आ गया। समझ रहे हो तरीका क्या है? किस टाइप के क्वेश्चंस, कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ये सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। ठीक है, ब्रेड्स रूल क्या है? देखो, ब्रेड्स रूल कहता है कि भाई ब्रिज हेड कार्बन पे प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है। प्लेनरिटी मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता ब्रिज हेड कार्बन पे, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा खतरनाक वाला। ये क्या कहता है? प्लेनरिटी इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड कार्बन। अब प्लेनरिटी मतलब क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब किस किस में sp2 होता है? कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड, इस तीनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर मान लो ऐसा कुछ है और यहाँ पे तुमने प्लस कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। समझो क्यों। अगर तुम यहाँ प्लस कर दिए तो बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड अगर प्लस किया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 के लिए बॉन्ड एंगल कितना चाहिए? 120 डिग्री, और यहाँ 120 डिग्री है ही नहीं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल बहुत कम हो गया, 120 डिग्री है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 109 डिग्री होगा। तो बॉन्ड एंगल कम है, तो एंगुलर स्ट्रेन आया, तो फिर स्टेबिलिटी क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या है एट ब्रिज हेड कार्बन? ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। क्यों ऐसा होता है? एंगुलर स्ट्रेन की वजह से होता है। क्यों ऐसा होता है? एंगुलर स्ट्रेन। तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये भी sp2 है। अगर तुमसे पूछा जाए क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड पे के वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो भाई प्लेनरिटी ब्रिज हेड पे पॉसिबल नहीं है। ब्रिज हेड पे प्लेनरिटी आएगा तो हाई एंगुलर स्ट्रेन आएगा और उसकी स्टेबिलिटी गिर जाएगी। बात समझ में आया? अब देखो, ये ब्रेड्स रूल का कहना है। एक बार ब्रेड्स रूल को आप लोग छाप लेंगे। फिर इस पे सवाल है, यहाँ बोला इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। अब देखो, इस जगह पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, 2 मिथाइल लगा दिया, इसमें भी नहीं है, तो हाइड्रोजन तो यहीं पे है, इसमें भी हाइड्रोजन यहीं पे है। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाऊं तो ये क्या बनेगा? माइनस आएगा। माइनस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की वजह से प्लेनरिटी लूज नहीं किया, sp3 ही रहेगा। माइनस की वजह से अभी sp3 ही है, प्लस रहता तो sp2 होता। बट क्या ये माइनस इसके साथ रेजोनेंस करेगा? कर ही नहीं सकता। रेजोनेंस करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता। ब्रेड्स रूल के हिसाब से इस जगह पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। नेगेटिव चार्ज कैन नॉट अंडरगो रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस ही नहीं कर पाएगा, तो ये डीलोकलाइज नहीं और स्टेबलाइज नहीं है। बट जब इसको तुम हटाओगे तो ये क्या बनाएगा? इसको हटाओगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ऐसा कुछ, और ये तो रेजोनेंस कर रहा है भाई, ये तो रेजोनेंस कर रहा है, तो खुला रेजोनेंस को कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कौन ज्यादा स्टेबल है? दूसरा। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? दूसरा एसिडिक होगा। समझ आया कैसे अप्लाई करते हैं चीजों को? ठीक है बेटा, ओके, छापिए।
एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। देखो सिंपल एक चीज समझो, फिनॉल में और बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? फिनॉल और बेंजोइक एसिड में तो ऑब्वियसली बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखो कि बेंजोइक एसिड में ही आपस में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दे तो कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर होता है। इसमें सबसे पहले हमको जानना होगा ऑर्थो इफेक्ट। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बेंजोइक एसिड, ध्यान रखना। और बेंजोइक एसिड में भी कौन सा? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। क्या कहता है ऑर्थो इफेक्ट? ये क्या? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोस्ट एसिडिक। क्या कहता है? मोस्ट एसिडिक। क्यों मोस्ट एसिडिक है भाई? मान कैसे लूं मैं? आप बोल दोगे मैं मान लूं मोस्ट एसिडिक? ऐसे थोड़ी होता है। क्यों है वो समझो, इसको छाप लिया होगा। अब समझो कि ये क्यों मोस्ट एसिडिक है। देखो अगर मान लो कि नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, नॉर्मल बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? तो बाहर की तरफ हो रहा है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर बाहर की तरफ हो रहा है तो COH ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। COH ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? डबल बॉन्ड CO पे माइनस, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ प्लस। रिंग पे प्लस है और यहाँ OH भी है। रिंग पे प्लस है और COOH ऊपर वाला जो ग्रुप है उस पर कौन सा चार्ज आया रेजोनेंस की वजह से? माइनस चार्ज। भाई माइनस चार्ज आया मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको। तो यहाँ तो प्लस एम लग रहा है। किसका प्लस एम लग रहा है? फिनाइल रिंग का। किस पे लग रहा है? COH पे। तो हम क्या बोलेंगे कि हेयर प्लस एम इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग ऑपरेट्स ऑन COH ग्रुप। अब जब प्लस एम लग रहा है COH ग्रुप का, तब तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है, राइट? फिनाइल का जो प्लस एम है वो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड को घटा रहा है। सो प्लस एम ऑफ फिनाइल डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है? घटा रहा है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है तो अगर कुछ ऐसा हो कि ये रेजोनेंस होना बंद हो जाए, इसका प्लस एम लगना बंद हो जाए या कम हो जाए, तब तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यस और नो? यस। तो अब क्या होगा? ऑर्थो पे जैसे ही तुम इसको छापो, ऑर्थो पे जैसे ही कोई ग्रुप लगाओगे ना, वैसे ही यहां पे होगा रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा। समझो क्या होगा। हमने लगाया ऑर्थो पे मान लो CH3, तो COOH ये खूब बहुत बल्की ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, और CH3 इसमें और इसमें ये बल्की ग्रुप है। बल्की मतलब भारी। ये कैसा ग्रुप है? बल्की ग्रुप है। बल्की का मतलब क्या होता है? भारी। CH3 भी बल्की है, 3-3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इन दोनों में होगा धक्का। धक्का होगा तो ये प्लेन ही छोड़ देगा। ये जो COH है इससे जैसे ही धक्का होगा बोलेगा हमको नहीं रहना है यहाँ पे, हम जा रहे हैं दूसरे प्लेन में। अब मान लो ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है, ठीक? ऐसे समझो, एक ग्रुप ऐसा है, एक ग्रुप सामने सामने है, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये क्या बोलेगा? हमको रहना ही नहीं है, कर घूम के चला गया परपेंडिकुलर प्लेन में। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्सन क्या हो गया? कम। तो जैसे लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन में गया तो रेजोनेंस होना बंद। प्लेनार नहीं है तो रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो क्या होता है? ऑर्थो पे जैसे ही कोई ग्रुप आता है तो ये रिपल्सन फेस करता है, और उस रिपल्सन से बचने के लिए चला जाता है परपेंडिकुलर प्लेन में, और परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा तो रिंग से रेजोनेंस ही नहीं होगा, राइट? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्सन, in order to avoid steric repulsion, COH group occupies कौन सा प्लेन? परपेंडिकुलर प्लेन। अब परपेंडिकुलर प्लेन में गया, परपेंडिकुलर प्लेन में गया, सो रेजोनेंस वोंट ऑपरेट, सो रेजोनेंस वोंट ऑपरेट, लगेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, रेजोनेंस
वोंट ऑपरेट, रेजोनेंस होगा ही नहीं, और रेजोनेंस नहीं होगा तो प्लस एम ऑफ फिनाइल स्टॉप्स टू एक्ट। अब प्लस एम फिनाइल का लगना बंद हो गया। लो, जो चाहिए था वही हुआ। क्या चाहिए था कि प्लस एम लगना बंद हो जाए, प्लस एम लगना बढ़ेगा, बंद हुआ, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सीधे शूट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो है वो शानदार एसिडिक होता है। बतवा समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, कृपया छापे इसको। तो अब देखो इस पे सवाल कैसे आएंगे भाई, और इस पे सवाल कैसा आएगा देखो। मान लो कि हमारे पास है COOH और मैंने यहां लगा दिया CH3। दूसरा वाला हमारे पास है COOH और यहां मैंने लगा दिया CH3। तीसरा वाला हमारे पास है COOH और यहां लगा दिया CH3। 1 2 3, आंख बंद। सबसे पहले क्या करना है, ऑर्थो इफेक्ट। अब ध्यान रखना, ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ बेंजोइक एसिड में होता है, ये नहीं कि यहाँ OH लगा रहे और ऑर्थो इफेक्ट लगा देना, गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बोला था बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ OH लगा रहेगा, ऑर्थो इफेक्ट मत लगा देना। अब देखो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ तो क्या हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। तो भाई 1 तो सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब लड़ाई 2 और 3 की है। यहाँ पे लग रहा है प्लस H, हाइपर पैरा पे है ना, पैरा का प्लस H लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 प्लस H, और प्लस I भी लग रहा है लेकिन कम है। यहाँ सिर्फ प्लस I लग रहा है, तो ये कम डोनेट कर रहा है, ये ज्यादा डोनेट कर रहा है। तो 1 के बाद कौन आएगा, 2, 2 के बाद कौन आएगा, 3। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 1 2 3। समझा बात? ओके, एक और सवाल देखो। अगर मान लो कि मैं डोनर के जगह विड्रॉइंग वाला ग्रुप लगा दूं COH और यहां लगा दूं NO2, COH मेटा पे लगा दिया NO2, COH पैरा पे लगा दिया NO2। अब मुझे इन तीनों को कंपेयर करना है, ठीक है। इन तीनों को कंपेयर करना है। यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, 1, इसमें सोचना ही नहीं है। यहाँ मेटा पे है तो यहाँ माइनस एम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ माइनस एम लग रहा है, और माइनस आई भी है लेकिन कम है, बट माइनस एम लग रहा है, उसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो सबसे ज्यादा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? एक और सवाल देखो। अगर मान लो ऐसा है, कैसा है, अगर मान लिया जाए कि ऐसा है कि यहाँ पे हमने लगाया CH3, दूसरे वाले में हमने CH3 के जगह पे लगा दिया NO2, और तीसरे वाले में हमने NO2 के जगह लगा दिया CN, ये तीनों लगाया है। अब समझो यहां भी ऑर्थो इफेक्ट, यहां भी ऑर्थो इफेक्ट, यहां तीनों में ऑर्थो इफेक्ट है, तो तीनों में माइनस एम तो नहीं, माइनस एम प्लस एच कुछ नहीं लग रहा होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, तो कहां से माइनस एम प्लस एच लगेगा, बतवा समझ रहे हो ना। तो वो तो लेकिन क्या माइनस आई प्लस आई लगेगा, भाई डिस्टेंस ना बढ़ गया, बट माइनस आई प्लस आई तो लग ही रहा होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका है, इसका है। इसका माइनस आई भी है बट थोड़ा कम है, और इसका तो प्लस आई है भाई, ये तो और एकदम डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो सबसे बढ़िया कौन, 1 2 3 में सबसे बढ़िया कौन, 2 वाले, फिर कौन, 3 वाले, फिर कौन, 1 वाले। ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। समझ आया बात? बोलो भाई समझ आया? ये है ऑर्थो इफेक्ट की कहानी और जितेश भगत की जुबानी, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक और सवाल। सवाल क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक, जैसे मान लो मैंने लिया CH3 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और मैंने लिया CH3 SO3H, ये सल्फोनिक, ये SO3H होता है, सल्फोनिक एसिड है। अब इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना वो ये है, और इसका जो माइनस H प्लस लिख लिया करो, माइनस H प्लस लगाओगे तो इसमें भी माइनस H प्लस, मतलब H प्लस निकालेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना वो ये है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। अब तुम ही बताओ
कौन ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है? तो इधर ये ऊपर भी रेजोनेंस है, नीचे भी है, और इसका तो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होगा बे। इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों इक्विवेलेंट है। इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तीनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसे? ये जब इधर जाएगा तो ऊपर आएगा O पे माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड हो, एक बार नीचे करोगे तो वहां आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक। सल्फोनिक एसिड is more acidic than carboxylic acid। बोलो समझ आया? समझ आया? समझ आया? ये है पूरा स्टोरी एसिडिक स्ट्रेंथ का। A to Z एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। भाई तुम अब बस अच्छे से सारे क्वेश्चंस को लगाओ, मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो देखो, क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो, फोड़ दो एकदम, मचा देना है, ठीक है? और सब्सक्राइब किए हो कि नहीं? करो तो अभी जल्दी करो, सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के पास भेजो, कमेंट भी करो, कमेंट, ठीक? कमेंट करोगे तो वीडियो का रीच थोड़ा ज्यादा होगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कमेंट। अच्छा लगे तो लिख दो हाँ अच्छा लगा, खराब लगे लिख दो खराब लगा। जो तुमको प्रेज करना है या तुमको गाली देना है, गाली नहीं दो, प्रेज करना है वो लिख दो। और अगर मान लो तुमको क्रिटिसाइज करना है वो भी कर सकते हो, इट्स ओपन, कोई इशू नहीं है। कुछ दिक्कत है बताओ, उसका सोल्यूशन मैं निकालो। मेरा ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना, क्वालिटी कंटेंट तुम्हारे तक पहुंचाना, दैट्स इट, राइट? आई मे बी रॉन्ग समवेयर, तो जहां भी लगे मेरे को बताओ, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।